नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से, लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी है और टनल में 50 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है। टनल के अंदर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। यह बड़ी राहत की खबर है, बड़ी खबर ये, और आज रात तक रेस्क्यू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 41 बेड का हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि 11 दिन से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो टनल के अंदर अब एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और आज रात तक रेस्क्यू होने की उम्मीद है। इससे पहले राहत की खबर आई जब अंदर की तस्वीरें आई, जहां पर सभी जो मजदूर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। लगातार इन तक खाना पहुंचाया गया और अब ये एक बड़ी राहत की खबर है कि एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंच चुकी है। 50 मीटर ड्रिलिंग हुई है और आज रात तक ये रेस्क्यू पूरी होने की उम्मीद है। एक बड़ी राहत की ये खबर है। 12 नवंबर को बता दें कि ये मजदूर, तो हादसे को लेकर अब तक क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए यहां पर 12 नवंबर को संपर्क हुआ था। 4.5 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया था। 41 मजदूर इस सुरंग में फंस गए। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए यहां पर संपर्क किया गया। इसके बाद तो ये 12 नवंबर को क्या कुछ हुआ ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर उस दिन इस हादसे के बाद क्या हुआ। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया, जिनमें सभी मजदूरों की सुरक्षित होने की यहां पर जानकारी मिली। इसके बाद बात 13 नवंबर की करें तो मुहाने से मलबा हटाने की कोशिश यहां पर शुरू की गई। पाइप के जरिए जो मजदूर फंसे हुए थे उन तक खाना पानी पहुंचाया गया। सीएम पुष्कर धामी ने राहत कार्य का जायजा भी लिया। 14 नवंबर की बात करें तो ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक जैक की मदद यहां पर ली गई। 15 नवंबर को रेस्क्यू में देरी से मजदूर और परिजन नाराज हुए। टनल के बाहर मजदूरों की पुलिस से झड़प भी हो गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही थी। रेस्क्यू में देरी से मजदूर और परिजन में यहां पर बहस हुई। 16 नवंबर को अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से ऑपरेशन शुरू हुआ। सीएम पुष्कर धामी ने ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग ली। इसके बाद 17 नवंबर की हम करें तो टनल में फंसे 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी। हैवी ड्रिलिंग मशीन के आगे पत्थर आने से रेस्क्यू भी रोकना पड़ गया। 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम पूरे दिन रुका रहा। ड्रिलिंग यहां पर नहीं हो सकी। पीएमओ के अफसरों ने ग्राउंड जीरो का यहां पर मुआयना भी किया था। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के लिए दोबारा ड्रिलिंग 19 तारीख को शुरू हुई। इसके बाद 20 नवंबर को प्रशासन ने सुरंग के भीतर 6 इंच चौड़ा पाइप भेजा। प्रशासन ने सुरंग के भीतर ये जो पाइप भेजा, इससे भी एक बड़ी राहत यहां पर मिली। 21 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डॉक्टर अर्नोल्ड डिक्स की टीम यहां पर पहुंची। एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए फंसे मजदूरों की तस्वीरें, ये जो पहली तस्वीरें थी ये मिली। काफ़ी राहत इससे मिली। मजदूरों तक दवा, मोबाइल और चार्जर पहुंचाया गया। वायुसेना के विमान से ड्रिलिंग मशीनें लाई गई। वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। एस्केप टनल के जरिए मजदूरों को बचाने का मिशन लगातार जारी रहा। 22 नवंबर की बात करें तो अमेरिकी ऑगर बोरिंग मशीन से काम जारी है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए 41 एम्बुलेंस मौके पर तैनात हैं। किसी भी वक्त सभी जो मजदूर हैं वो बाहर आ सकते हैं। बड़ी राहत की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। तो टनल में जिंदगी है, जंग जारी है और राहत की खबर यही कि किसी भी वक्त रेस्क्यू पूरा हो सकता है। जो मजदूर टनल के भीतर फंसे हैं वो बाहर आ सकते हैं।
तो इस पर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे। कर्नाटक होमगार्ड के 1400 जवान बैतूल में फंसे। चुनावी ड्यूटी में बैतूल ये जवान आए थे। मतदान के बाद इन्हें वापस भेजने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। 5 दिनों से बैतूल में ही ये जवान फंसे हुए हैं। कर्नाटक वापस जाने के लिए जवान अब परेशान हो रहे हैं। बैतूल के एक छात्रावास में ये जवान रुके हुए हैं। इन्हें वापस भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, एक बड़ी लापरवाही है ये। मतदान के लिए ये पहुंचे हुए थे। नंद किशोर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, ये किस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि मतदान खत्म हो गया लेकिन इन्हें वापस भेजने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करना था, लेकिन कर्नाटक के 1400 जो होमगार्ड के जवान हैं, ये इसी लापरवाही का खामियाजा बैतूल जिला मुख्यालय पर बीते 5 दिनों से लगातार रह करके भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर जो जवान बुलाए थे चुनावी ड्यूटी के लिए, इन सभी की वापसी कर दी। बाकायदा इनके लिए ट्रेनिंग भी आई गई, लेकिन 1400 जवान जो कर्नाटक राज्य से यहाँ पर आए, इनके लिए किसी तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बीते 5 दिनों से इन होमगार्ड जवानों को यही कहा जा रहा है कि आज आपकी ट्रेन आ जाएगी, आज आपको रवाना कर दिया जाएगा। देर रात को भी यही मसला जब सामने आया तो इसको लेकर के होमगार्ड जवान आक्रोश में आकर उन्होंने पुलिस ग्राउंड पहुंचकर इस चीज का आक्रोश जताया। तब जाकर के इन्हें अभी ये आश्वासन मिला है कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे इनके लिए एक स्पेशल ट्रेन आएगी, जिसके जरिए इन्हें कर्नाटक राज्य भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि आखिर 4:30 बजे ट्रेन पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। चले, तो अभी भी संशय की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। भोपाल से बड़ी खबर है। एम्स में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हो गया। ऑपरेशन के दौरान ये विवाद हुआ है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच यहां पर झड़प हो गई। डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। विवाद के बाद नर्सिंग के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। डायरेक्टर ऑफिस के सामने कर्मचारी धरना दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ ने विवाद का वीडियो वायरल किया है। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल किया है। बिलासपुर में एनएसयूआई नेता की गुंडागर्दी सामने आई। एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। एनएसयूआई नेता का हिट एंड रन मामला सामने आया था। कोतवाली पुलिस ने अमीन श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवा कांग्रेस नेता और एक अन्य पर कार चढ़ाने का आरोप है। दोनों गंभीर घायल एक की हालत नाजुक है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी है। कार्रवाई के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीएसपी पूजा कुमार का यह कहना है। खरगोन में ट्राले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में सवार थे पिता और बेटा। बेटे की मौके पर मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल है। घायल को उपचार के बाद खरगोन रेफर किया गया है। कसरावत थाना क्षेत्र के सावदा गांव की ये पूरी घटना है। और देवास की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेकाबू रफ्तार ने जान ले ली। इंदौर जा रही बस पलट गई। एक की मौत हो गई, 15 यात्री घायल हुए। रायपुर से लगे अभनपुर इलाके में स्थित फार्म हाउस में एक महिला के साथ गैंगरेप की बड़ी वारदात सामने आई और यह बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले महिला की जमीन बिकवाने में मदद करने का झांसा दिया। फिर वे महिला को फार्म हाउस में लेकर गए और वहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने अभनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि घरेलू काम करती है। उसके गांव के पास के इलाके में पति के नाम पर जमीन थी। सालों पुरानी जमीन होने की वजह से उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो उसी इलाके के रहने वाले कुछ युवकों के संपर्क में आई। बता दें कि आरोपी युवकों ने महिला को जमीन बिकवाने का झांसा दिया। उन्होंने उसे जमीन दिखाने के बहाने खेत पर बने फार्म हाउस पर बुलाया, फिर उसे अकेली पाकर दरिंदगी दी। नेहरू नगर भिलाई निवासी एक महिला विधवा महिला है। उसने अभनपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपने पति के नाम की एक जमीन को नामांतरण कराने के लिए वो लगातार अभनपुर आना जाना उसका रहता था।
इसी दौरान 4 लोग ऐसे थे जो उससे संपर्क में थे। इन लोगों ने चारों ने उसके साथ में बलात्कार किया है। तो पुलिस ने, क्योंकि महिला ने आके जो अपनी रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस अपनी विवेचना आगे जारी रखी। घाट के काली पुतली चौक में एक सिरफिरे ने प्रतिमा पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक की पहचान विशाल मिश्राम के रूप में हुई, जो दिमागी रूप से बीमार है। वह शराब के नशे में था। उसे ने कपड़े उतार कर घंटों यहां पर हंगामा किया। रतलाम में मामूली विवाद में बांद्रा जयपुर ट्रेन में चाकूबाजी हुई। 4 युवकों ने युवक पर हमला कर दिया। घायल को रतलाम के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल और आरोपी अजमेर से रतलाम आ रहे थे और पानी की केन पर पैर लगने से यहां पर विवाद हो गया। इसके अगले स्टेशन 3 अगले स्टेशन छोड़ के हुआ था झगड़ा, और इधर मैं सोया हुआ था तो डायरेक्ट आके चक्कू मार दिया। अजमेर बांद्रा ट्रेन थी, इसमें 2 पार्टियां, 4 लोग सूरत के थे जो अजमेर से सूरत की यात्रा कर रहे थे। 4 लोग रतलाम के थे जो अजमेर से रतलाम की यात्रा कर रहे थे। इन दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर पैर रख गया। पैर रखने की बात पे से इनका आपस में विवाद हुआ। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की 2 अलग अलग जगह से कराना करतूत सामने आई। पहली तस्वीर दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा से है, जहां आईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। दूसरी तस्वीर लोहा गांव इलाके से, जहां नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 4 आईडी बरामद किए। सीआईएसएफ के जवान गश्त के लिए निकले थे। नक्सलियों ने धोबी घाट तिराहे के पास लोहा गांव के जाने वाले रास्ते में पहाड़ी पर आईडी लगाई थी। मौके से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का 1 किलो के 2 और 1 किलो का 1 आईडी बरामद किया। दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा में घायल जवान को MI-17 हेलीकॉप्टर से रायपुर इलाज के लिए लाया गया। घायल जवान का नाम रोशन हिम्मी बताया जा रहा। दमोह में पुलिस ने जब्त किए अवैध पटाखों और अन्य विस्फोटक सामग्रियों को अथाई गांव के पास नष्ट कर दिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के गांव के लोग दहशत में आ गए। उन्हें लगा कि भूकंप आ गया। इस विस्फोट से पास में ही बने बरबट्टी नवीन मॉडल स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा। स्कूल की खिड़कियां, दरवाजे और टाइल्स चकनाचूर हो गए। जबलपुर ISIS मॉड्यूल मामले में एनआईए ने पेश की चार्जशीट। गिरफ्तार 4 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। चारों आरोपी ISIS के विचारधारा से प्रेरित थे। एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चारों आरोपी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। प्रमुख नेताओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यक्तियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। धार्मिक स्थानों और घरों में बैठक आयोजित कर साजिश रचने का काम आरोपी करते थे। ISIS के इशारों पर देश में हिंसक हमले कर आतंक फैलाने का चार्जशीट में जिक्र है। फंड इकट्ठा करना, युवाओं की भर्ती और घातक हथियार खरीदने का भी आरोप है। बर्खास्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारी को 9 साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला, लेकिन अपने पक्ष में आए आदेश को देखने वह इस दुनिया में नहीं है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को उनके उत्तराधिकारी को संपूर्ण लाभ का भुगतान करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया। बता दें कि पंतराम सूर्यवंशी की नियुक्ति साल 1994 में प्यून कम प्लम्बर के लिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में हुई। 2008 में उसको प्लम्बर पद पर पदोन्नत कर दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 11 अगस्त 2011 को उनको आरोप पत्र देकर जवाब मांगा गया। इनमें अधिकारियों से दुर्व्यवहार और अन्य आरोप लगाए गए, जिसकी जांच के बाद कुलपति ने कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। इधर कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारी ने साल 2014 में याचिका दाखिल कर दी थी। रीवा जिले के पनावर थाना में पदस्थ थाना प्रभारी RS बागरी का एक कारनामा सामने आया, जिसमें अब वो मुश्किलों में फंस गए। बीते दिनों पनवार थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने तस्कर से साठगांठ कर ली। 5 दिन बाद उसे वापस लौटा दी। फिलहाल एसपी ने मामले के संज्ञान में आने के बाद थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। वो भी सारी चीज़ जैसा SDOP को सभी चीज़ों का पूरे विस्तृत जांच करने के लिए बोला गया है।
और जो भी उसमें गलतियां पाई जाएंगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उस त्रुटिकर्ता के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी भी बात भी आई है कि मोबाइल तोड़ना या अन्य जो भी चीज़ें आई हैं, तो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस बार विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई। पुलिस ने साल 2018 के मुकाबले इस बार 75 गुना ज्यादा नकदी और सोने चांदी के जेवरात जब्त किए और 1801 बदमाशों पर कार्रवाई हुई, जिसमें 6 बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 1940 लीटर शराब और 3 किलो गांजा जब्त किया गया। 13 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आचार संहिता लगने के पश्चात कोरबा जिले में जितने भी लाइसेंस दौरान जो व्यक्ति थे, उनके पास से करीब 279 हथियार उसको अलग अलग जिले के सभी थानों में जमा कराया गया था। आर्म्स एक्ट के तहत कुल 13 कार्रवाई की गई थी, जिसमें चाकू, छुरी, तलवार जैसे हथियार जो लेस होके जो कोई आम स्थान पे घूम रहे हैं उसमें 11 कार्रवाई थी। गैर जमानती जो वारंट होते हैं वो करीब हम लोगों ने करीब 2800 के आसपास शामिल कराया है और इस दौरान पूरे आचार संहिता के दौरान ये सारी कार्रवाई की गई। गरियाबंद के रावण भाटा में विवेक साहू के घर हुए घुसे तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ चार दीवारी के अंदर चक्कर काटते नजर आया और घर के पालतू कुत्ते उसे रोकने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक हफ्ते पहले एक तेंदुआ ने इसी विवेक साहू के घर में एक बछड़े को शिकार बना लिया था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। एक हफ्ता पहले एक बछड़े को शिकार बनाया है तेंदुआ ने। कुत्ते की भौंकने के कारण हमारा ध्यान गया उसमें और तेंदुआ देखा गया है। हमारे सीसीटीवी द्वारा देखा गया है। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, मगर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करे वन विभाग। जो खबर मिला है और सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है, उसके बाद है वन विभाग का एसडीओ से लेकर रेंज ऑफिसर से लेकर फील्ड स्टाफ अपना स्ट्राइक फोर्स के साथ वह जहां जो तेंदुआ का जो मूवमेंट है वहां निगरानी के लिए हम लोग जो स्टाफ को ड्यूटी लगा के रखेंगे, ताकि तेंदुआ से कोई भी जो ह्यूमन को, आम आदमी को कोई भी परेशानी ना हो। रायपुर में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। मैच के लिए शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को संवारने का काम शुरू हो गया है। ग्राउंड में साफ सफाई की जा रही है। रायपुर में एक बार फिर से दर्शकों को फटाफट क्रिकेट के फॉर्मेट यानी T20 का एक इंटरनेशनल मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर 5 मैचों की सीरीज में से चौथा मुकाबला जो T20 का है वो खेला जाएगा। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और काफ़ी खूबसूरत है। इस स्टेडियम की तारीफ पहले भी हो चुकी, क्योंकि यहाँ पे लगभग क्रिकेट के सारे फॉर्मेट के मैचेस हो चुके हैं। T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे IPL हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, तमाम जो मैचेस होते हैं वो यहाँ हो चुके हैं। और हर बार देखा गया है कि जो ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, दर्शकों से खचाखच भरा रहता है। और जैसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 मुकाबले के घोषणा रायपुर के लिए की गई है, तत्काल वापस से स्टेडियम को मेंटेनेंस का काम शुरू हो चुका है। देखेंगे ग्राउंड को फिलहाल मेंटेन किया जा रहा मशीन से, ग्रास कटर मशीन रहती है, उससे जो मैदान पे जो घास है उसको बराबर किया जा रहा है, साथ ही पिच को भी लेवल किया जा रहा है। वाटरिंग अलग की जा रही है। सीट्स पे जाएंगे, कैमरा मैन से कहूँगा मेरे नरेंद्र से कि वो जूम करके दिखाए कि जो सीट्स है स्टैंड्स की, उसमें भी साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 1 दिसंबर को मुकाबला खेला जाना है। तो कुल मिलाकर स्टेडियम को वापस से मेंटेन करने का, संवारने का काम शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी हफ्ते से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी और 30 नवंबर के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि टीमें जो भारत ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे आ जाएंगी। हो सकता है वो उस दिन प्रैक्टिस भी करें। तो इंतजार रायपुर के लोगों को भी है उस पल का कि जब यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 मुकाबले में आमने सामने भिड़ेगी और लोगों को क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर से सीधा देखने को मिलेगा। हाँ, कैमरा में नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।